हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम VSEPR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने क्लास में भी आपको कई बार बताया है कि यह जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। ठीक है, और इस थ्योरी को आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। कुछ भी प्रॉब्लम आपको अगर आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम किसी थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये थ्योरी किसने दी थी ये बताते हैं। तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय R.J. Gillespie and R.S. Nyholm in 1957. This theory was given to account for the geometry of covalent molecules. दैट इज़ कि यह थ्योरी R.J. Gillespie and R.S. Nyholm ने 1957 में दी थी और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताने के लिए ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, तो इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, आपको इनको समझना है। जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं बता सकते। ठीक है, ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्ड एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, विच मीन्स कि जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो सिर्फ एटम के पास होते हैं बट शेयर नहीं किए जाते। ठीक है, तो हमारे जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो इन दोनों पर डिपेंड करेगी। सेकेंड पॉइंट है, if the central atom in a molecule is surrounded by only bonding electron pairs, that is bonding electrons pairs, and not by non bonding electron pairs or lone pairs, it will have regular geometry or shape। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा सेंट्रल एटम सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा है, ना कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी। तो वो रेगुलर ज्योमेट्री हमारे मॉलिक्यूल की कौन सी होगी वो मैंने यहाँ पे इस टेबल में दिया है, आप अच्छे से देख लेना। इसमें मैंने एक कॉलम और ऐड किया है जहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चलता है। इसके बेसिस पे भी आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, इफ़ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज़ 2, यानी कि हमारे सेंटर एटम के बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp, स्ट्रक्चर होगी लीनियर, और शेप तो आपको पता ही है लीनियर कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन, एंड बॉन्ड एंगल होगा हमारा 180 डिग्री सेल्सियस। और इस तरह के एग्जाम्पल हैं हमारे BeF2, BeCl2। सेकेंड है, इफ़ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज 3 देन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ये वाली स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और जिनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री 120 डिग्री, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं BF3, BCl3, SO3 एक्सेट्रा। ठीक इसी तरीके से, इफ़ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 4 देन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारी इस तरीके से होती है जहाँ पर एटम्स के बीच का बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है आप सभी जानते हैं, CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा sp3d, और ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जो इस तरीके से बनती है। और यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री एंड 120 डिग्रीज। तो 90 डिग्री एंगल कहाँ पर होता है, 120 कहाँ पर होता है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल मिलेंगे, एक 90 डिग्री एंड एक 120 डिग्री, और एग्जांपल हैं इसके PCl5, PF5। नेक्स्ट है, व्हेन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 6 देन हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, जो इस तरीके की शेप होती है, और प्रत्येक एटम के बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है 90 डिग्री से 90 डिग्री, और इसका एग्जाम्पल है SF6। इसी तरीके से 7, अगर हमारे बॉन्ड पेयर 7 हो तो शेप होगी पेंटागोनल बाईपिरामिडल, जो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पर इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, दोनों तरह के बॉन्ड एंगल मिलेंगे।
तो 72 डिग्री एंगल हमारा ये वाला होगा और 90 एंगल हमारा ये वाला होगा, ठीक है। इसी तरीके से 72 हमारा ये वाला भी होगा। तो और इसका एग्जाम्पल है हमारा IF7। तो आप लोग ये टेबल बना लेना अच्छे से, क्योंकि जब तक आपको ये टेबल पता नहीं होगी आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं बता सकते, ठीक है। ये बात हो गई हमारी अगर मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर से घिरा हो। बट अगर हमारे सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो तब क्या होगा, तो उसके लिए भी पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। If the central atom in a molecule is surrounded by both bond pairs and lone pairs, it will have distorted or irregular geometry or shape. Which means कि अगर हमारे मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो तो हमारे जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्टेड होगी, यानी कि डिस्टॉर्टेड शेप हम उसको बोलेंगे। दिस इज बिकॉज द लोन पेयर्स रिपील एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स मोर स्ट्रॉन्गली दैन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यानी कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो रिपल्सन फोर्स लगता है वहाँ पर, जिस वजह से हमारे मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो एक डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है। और रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके से होता है, बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच से ज़्यादा होगा और लोन पेयर के बीच मैक्सिमम होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस रीज़न द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ते जाएंगे सेंट्रल एटम पर हमारे मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट है हमारा 4th नंबर, ग्रेटर इज नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम ग्रेटर विल बी द डिस्टॉर्शन इन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सेम यहीं से लिया है हमने ये पॉइंट कि जितना ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आएगा, ठीक है। अब डिस्टॉर्शन किस तरीके से होगा ये भी यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने एक मॉलिक्यूल लिया है CH4 जहाँ पर चारों हमारे क्या है बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर 0 है, तो हमारे मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, रेगुलर शेप होगी, यानी कि टेट्राहेड्रल होगी। सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है अमोनिया का जहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे नाइट्रोजन के पास शेष बच जाता है। तो जो हमारे नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर हो जाती है वो हो जाती है हमारी पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से घटकर 107.8 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से H2O की अगर मैं बात करूँ तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, और हमारे जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो जाएगी वो हो जाएगी बेंट और वी शेप्ड, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 105.5 डिग्री। अच्छा, ये होता क्यों है, डिस्टॉर्शन क्यों होता है, जैसे कि हम जानते हैं जब किसी सेंटर एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमारा मॉलिक्यूल, अगर मैं कहूँ सिंपल शब्दों में, सिकुड़ जाता है, यानी कि वो अपने आप को मिनिमम रिपल्सन की फॉर्म में आने की कोशिश करता है, जिस वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये टेबल भी आपको याद रखनी है, तभी जाकर आप किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बता पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द लेसर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम द लेसर इज द बॉन्ड एंगल, विच मीन्स कि जैसे जैसे हमारे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी हमारे मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए था, पर आप जानते हैं कि जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जो मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स थे प्रिंसिपल थ्योरी के, जो मेन पॉइंट्स अगर मैं कहूँ, ये इनके बिना हमारी थ्योरी कुछ नहीं है, तो आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आती है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं इस थ्योरी की। नंबर फर्स्ट है दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू कोवलेंट कंपाउंड्स ओनली, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू आयनिक कंपाउंड्स, विच मीन्स कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यह थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड के लिए ही है, और जो इसकी एक अगर मैं कहूँ कमी है इस थ्योरी की कि यह आयनिक कंपाउंड पर अप्लाई नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
It fails to predict the exact bond angles in the molecules like ammonia and water which do not have regular geometry. Which means कि यह अमोनिया और वाटर जैसे मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल नहीं बता पाया और ना ही रेगुलर ज्योमेट्री को डिफाइन कर पाया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक इसी तरीके जैसे हमने भी बताया कि यह आयनिक कंपाउंड को भी नहीं बता पाया, तो इसी तरीके से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप भी नहीं बता पाया। ये इस थ्योरी की लिमिटेशंस थी जो आपको करनी है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको तीन एग्जाम्पल लिए मैंने, अमोनिया, मीथेन और SF4। तो सबसे पहले हम अपना सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेंगे CH4। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं जो आपको शेप बताऊँगी वो मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालते हुए बताऊँगी ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें कार्बन की ग्राउंड स्टेट लिखनी है जो कि 1s2 2s2 2p2 है। एक्साइड स्टेट में क्या होता है, 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2p में चला जाता है। ठीक है, अभी हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेंगे। ये हो गए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पेयरिंग दिखा देते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। अब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में बात करूं तो मैंने एक कॉलम बनवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। बट हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बता दिया कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, CH4 की एक रफली स्ट्रक्चर बनानी है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, तो ये हो गई हमारी CH4 की एक रफली स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 4। तो ज्योमेट्री क्या होगी मॉलिक्यूल की, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और टेट्राहाइड्रल शेप हमारी कैसी होती है, तो ये हो गई हमारी मीथेन की टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब अमोनिया का करेंगे। तो NH3 की भी एक रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेंटर एटम की वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो कितनी होती है, 5 होती है वैलेंसी नाइट्रोजन की। ठीक है, अब इसकी एक रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 हमारा क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर 1। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी मॉलिक्यूल की, तो स्ट्रक्चर होगी हमारे मॉलिक्यूल की इस तरीके से, यानी कि पिरामिडल। ठीक है, और ये बॉन्ड एंगल कितना रह गया, 100 डिग्री 106 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, स्ट्रक्चर है हमारी पिरामिडल। तो इसी तरीके से करते हुए आपको और मॉलिक्यूल्स की भी स्ट्रक्चर बनानी है, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बतानी आ जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं आपको। तो मैंने एग्जांपल लिया है SF4 का। ग्राउंड स्टेट क्या है इसकी, 3s2 3p4 एंड 3d0। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर एक 3d ऑर्बिटल में चला जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा, sp3d। तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ये तो हमारे F के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो S के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो हमारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, सबसे पहले हमें वही करना है कि अपनी मॉलिक्यूल की एक रफली स्ट्रक्चर बना लेनी है। तो ये हमारे मॉलिक्यूल की एक रफली स्ट्रक्चर होगी। अब हमारे अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हुए, 4, बट यहाँ एक लोन पेयर भी है तो हमें यहाँ पे ये भी ऐड करना होगा। तो कितना हो गया, नंबर 5। तो जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो हमारे मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो इस तरीके से होती है। तो हमारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये स्ट्रक्चर हमारी एक डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, इस तरीके से।
तो लोन पेयर की वजह से रिपल्सन फोर्स आया और रिपल्सन फोर्स की वजह से हमारे मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमारी क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड बाई पिरामिडल, डिस्टॉर्टेड बाई पिरामिडल। तो हमारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी डिस्टॉर्टेड बाई पिरामिडल। तो आई होप आपको यह थ्योरी क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कल मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से रिलेटेड, और आपको उन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।